हेलो दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। जिन लोगों को मैथ में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो लोग इस वीडियो को अच्छे से ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। और जो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद करने वाला होगा ना, उसको मैं डायरेक्ट आप लोगों को याद करा दूंगा। आप लोग चिंता मत करें, ठीक है। सब लोग वीडियो को लाइक करना और बने रहना। इसके बाद आपको और सारा वीडियो मिलेगा। जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जाम में आता है। मानक विचलन हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपको डी नंबर में दिख रहा है ना, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। और दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है, प्रेक्षण 14, 15, 13, 16 बहुत सारा मान दिया है और पूछ रहे हैं यहाँ पर बहुलक क्या होगा। तो लास्ट में आपसे क्या पूछेगा, बहुलक का मान पूछेगा। तो देखो, बहुलक निकालना बहुत ईजी होता है। बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले आप एक काम करिएगा, जितना भी अंक दिया गया है ना, इस अंक में आप देखिएगा कौन ऐसा अंक है जो सबसे ज़्यादा बार आपको दिया गया है। तो ध्यान से देखिएगा, 15 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। 15 3 बार दिया गया है। यही एक 15 अंक है जो सबसे ज़्यादा बार है। तो आंसर आपका सही नंबर 15 होगा। अगर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 13 ज़्यादा बार है तो 13 टिक लगा देना, क्योंकि 13 2 ही बार है, 14 भी 2 बार है, इसलिए हमारा नहीं होगा, क्योंकि 15 सबसे ज़्यादा बार है। ओके, तो 15 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर है। ये क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य निकालें। तो देखो, माध्य निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन प्रकृत संख्या कितने लोगों को नहीं पता होता है। तो प्रकृत संख्या याद रखना, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4, मतलब कि 1 से शुरुआत होता है, अनंत तक जाता है। तो आपको मात्र 5 को लेना है। तो 5 को लीजिएगा, कौन कौन, 1 ले लीजिए और इसको जोड़ दीजिए, फिर 2 ले लीजिए, उसको भी जोड़ दीजिए, 3 ले लीजिए, जोड़ दीजिए, 4 ले लीजिए, जोड़ दीजिए, 5 ले लीजिए। तो आपका 5 को हो गया ना। लास्ट में आप क्या लीजिएगा, लास्ट में एगो आप 5 ले लेना है, ठीक है ना, 5 ले लेना। तो आपका 5 को हो गया, और 5 को ले लिए तो 5 से भाग भी आपको दे देना है और आपका माध्य निकल जाएगा। तो 1 2 3 6 6 4 10 5 15। तो 15 में आप 5 से भाग दीजिएगा तो 3 बार में कट जाएगा, तो 3 आंसर मिल जाएगा। देखिए, बी नंबर में 3 दिया है। तो माध्य ऐसा ही तो निकलता है। ये बहुत ईजी है, आप इसको एकदम आसानी से बना सकते हैं। अगर पूर्ण संख्या कहेगा तो पूर्ण संख्या 0 से शुरुआत होता है, तो 0 से लीजिएगा, मतलब जितना जितना कहेगा आप उतना ही लीजिएगा। अब यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन आप खुद देख लीजिए, प्रेक्षण इतना इतना का माध्यक निकाले। तो बाबू, बहुलक अलग होता है। अभी मैंने आपको बहुलक बताया, तो बहुलक अलग तरीके से निकलता है, लेकिन यहाँ पर माध्यक है ना, ये अलग तरीके से निकलता है। माध्यक निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला होता है कि जो भी आपको अंक दिया गया है ना, आप उसको सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजा दो। बढ़ते क्रम में मतलब कि सबसे छोटा हमारा 6 है तो 6 लिखेंगे, 6 से बड़ा का है 7 है तो 7 लिखेंगे, 7 से बड़ा 8 है तो 8 लिखेंगे, 8 से बड़ा क्या है 9 है नहीं है, 10 है नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 है तो 12 लिखेंगे, 13 है तो 13 है लिखेंगे, 14 है तो 14 लिखेंगे, 15 है तो 15 लिखेंगे। तो हमने टोटल लिख दिया। अब लिख देने के बाद आप लोग काउंट कर लीजिएगा कि कोई छूटा नहीं है, कुछ नहीं छूटा। अब इसमें से बीच वाला मान चूज करिए। इसमें सबसे बीच में कौन दिख रहा है, तो सबसे बीच में आपको 12 ही दिख रहा होगा। देख लीजिए, इधर से 3 और इधर से 3, तो बीच में आपका मिला 12 ही ना मिला, मतलब कि 3 बराबर हिस्सा इधर, 3 बराबर हिस्सा इधर, तो बीच में हमारा 12 मिला और 12 ही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर निकालने के लिए कोई फार्मूला नहीं होता है, आप आराम से इसको लॉजिक ट्रिक से आप निकाल सकते हैं। और जो अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर, माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है, बहुला कहलाता है। ये फार्मूला होता है जो याद रखना है, मतलब कि 3 माध्यिका, 3 माध्यक या फिर माध्यिका, माध्य को ही माध्यिका कहता है। 3 माध्यक -2, अंतर का मतलब माइनस होता है, तो माइनस 2 गुना का मतलब 2 और माध्य हो जाएगा। यही आपसे पूछ रहा है कि 3 माध्यक माइनस, मतलब कि माध्य का 3 गुना मतलब कि 3 माध्यक, और अंतर मतलब माइनस, और माध्य का 2 गुना मतलब कि 2 माध्य, ये बराबर का हो जाएगा। तो बराबर बहुलक होता है, ये आपको फार्मूला बनता है। तो ये फार्मूला आप लोग को अच्छे से याद कर लेना है। और जो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, ये है ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ए भुजा वाला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a²। याद रखना, ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। ये हमारा ये फार्मूला होता है, इसको तो याद ही करना पड़ेगा। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, ये ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी वृत्त की परिधि वर्ग का परिमाप दोनों हमारा 88 सेंटीमीटर है तो बराबर है, तो आपको बताना है। देखो, इसको बिना सॉल्व किए आप नहीं बता सकते हो। एक्चुअली में इसका आंसर बी नंबर मिलेगा। आप सॉल्व करिएगा तो बताइएगा, क्योंकि क्वेश्चन का यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप, आपको पता है ना, वृत्त की परिधि यानी कि 2πr और इक्वल टू वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a होता है, और दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हैं, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ से आप मान निकालिएगा ना,
तो दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर है। तो कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा या फिर वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा। तो हमको तो लगता है कि वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा, क्योंकि निकालिएगा ना। आप एक काम करिएगा, सबसे पहले यहाँ पर भुजा का मान निकाल लीजिएगा। यहाँ से भुजा का ए का मान निकल जाएगा ना, तो ए का मान निकल जाएगा। उसके बाद से आप वृत्त का क्षेत्रफल निकालना, फिर आप लोग वर्ग का क्षेत्रफल निकालना और निकाल कर देखना कि कौन कितना बड़ा मिल रहा है। हमको लगता है कि बी ही नंबर मिलेगा, निकाल कर आप लोग देखिएगा जरूर, ठीक है ना। ऑलरेडी मैं सॉल्व करके बता ही देता, लेकिन क्या करें, थोड़ा सा उतना मतलब स्पेस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो उसका विकर्ण क्या होगा। देखो बाबू, घन का विकर्ण हमेशा आप लोग को याद रखना है। घन का जो विकर्ण होता है ना, वो होता है √3 और रूट के बाहर ए रहेगा, यानी कि √3 ए होगा। और बहुत लोग सोचेंगे सर जी ए भी रूट में है, नहीं, ए रूट से बाहर है, और यही हमारा आंसर होगा। ये घन का पूछा, और घन आपका विकर्ण कहेगा ना, तो घन आपका विकर्ण पता है क्या होता है, अंदर रूट में L² + B² + H²। ये हमारा किसका होता है, तो घन आपका होता है। बट यहाँ पर घन का पूछा है तो √3a होगा, और घन आपका पूछेगा तो अंदर रूट में L² + B² + H² हो जाएगा। इसको याद रखना, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर है, त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होता है। 1/3 πr² h होता है। ये आप लोग बी नंबर को अच्छे से याद रखना। और अगर आप लोग हमारा फ्री वाला व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं ना, तो बहुत सारे वीडियो दूंगा, मैथ में तेज बना दूंगा, मैथ में सब्जेक्टिव बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा आपको। तो एकदम बिल्कुल फ्री व्हाट्सअप ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, कोशिश करना अभी तुरंत ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक करो, आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर है, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4 और 25 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया है और त्रिज्या का अनुपात, परिमाप का अनुपात, जो भी पूछे, अगर क्षेत्रफल का दिया होगा तो आप क्या करना, आप इसको रूट कर दीजिए। और आपको पता है 4 रूट से बाहर निकलेगा 2 मिलेगा, 25 रूट से बाहर निकलेगा 5 मिलेगा, और 2 और 5 टिक लगा दो, बिना सॉल्व किए। यहाँ पर कोई भी फार्मूला मत लगाओ, बस मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आप कर दो, एकदम आसानी से निकल जाएगा। कोई कुछ भी दिया रहे आप ऐसे ही बनाना, ठीक है। अगर भाई दोस्तों कहेगा यदि दो वृत्तों के त्रिज्या का अनुपात 2 और 5 के रूप में दिया होगा, 2 और 5 के रूप में अगर त्रिज्या दिया होगा, क्षेत्रफल पूछेगा, तो बस इसका स्क्वायर कर देना, मतलब कि 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, तो फिर आपका बन जाएगा जो क्षेत्रफल के रूप में हो जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर करना, त्रिज्या या फिर भुजा हो जा या फिर परिमाप पूछेगा तो उसको रूट से बाहर निकाल देना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री गुना में कॉट 30 डिग्री। तो बहुत लोग क्या करेंगे, सबका मान अलग अलग रखेंगे, फिर बनाएंगे। सपोज डेट साइन 30 का मान 1/2 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, और यहाँ पर गुणा में कॉट 30 का मान √3 होता है। तो बहुत लोग क्या करेंगे ना, ये 2 से 2 काटेंगे, फिर ये काटेंगे, तब 1 लगाएंगे। तो जिनको मान नहीं याद होगा वो क्या करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना, उनसे नहीं बन पाएगा जिनको मान नहीं याद होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा साइन 30 है ना, तो साइन 30 रहने दीजिए, साइन 30 रहने दीजिए, और कॉस 30 भी रहने दीजिए, आप चिंता मत करिए, मैं आपको बता देता हूँ। गुणा कॉट 30 का, यानी कि कॉट थीटा का फार्मूला होता है कॉस बटे साइन, तो कॉट के जगह पर कॉस 30 डिग्री बटे में हम साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब यहाँ से कॉस 30 फिर साइन 30 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एक ही ना बचेगा। तो आप कैसे भी बनाओगे तो एक में आंसर मिलेगा। अब डिपेंड करता है कि आपको क्या याद है, बस उसी पर डिपेंड करता है। अगला हमारा क्वेश्चन 12 नंबर है। 12 नंबर क्वेश्चन है 1 - tan² 45 डिग्री बटे में 1 + tan² 45 डिग्री। देखो इसका आंसर मैं बताऊँ ना, मुँह जबानी, तो इसका आंसर 0 मिलेगा, और 0 साइन 90 का तो मान नहीं होता, साइन 0 का मान होता है। कैसे, देखो ऊपर आपका पता है 1 है तो 1 लिखेंगे, क्या है 1 है तो 1 लिखेंगे, और माइनस है तो माइनस। tan² 45, tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही मिलेगा, और बाटा में क्या है 1 + tan 45, tan 45 का मान 1 का स्क्वायर 1 ही मिल जाएगा। मतलब ऊपर 0 मिलेगा, 1 में से 1 ये 0, नीचे 1 + 1 यानी कि 2। अभी क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। और आपको पता है ना, साइन 45 का मान 0 नहीं होता है, tan 90 का मान भी 0 नहीं होता है, लेकिन साइन 0 का मान 0 होता है, मतलब कि ये हमारा साइन 0 मिल जाएगा। सही आंसर समझ में आ रहा है ना आप लोग को, तो आंसर हमारा बी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 13 नंबर है, बिंदु 7,10 किस पाद में स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों जो बिंदु दिया है ना, उसमें आपको अंक नहीं देखना है, अंक क्या है, बस अंक के पास जो चिन्ह दिया है ना वो आपको देखना है। चिन्ह मतलब कि साइन क्या दिया गया है। जैसे सपोज 7 के पीछे आपका प्लस छुपा हुआ है, ठीक है, फिर कमा 10 के भी पीछे प्लस छुपा हुआ है तो प्लस लिखेंगे। तो प्लस आपका प्रथम पाद में होता है ना, तो प्रथम पाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर मिल जाएगा, याद रखना। और अगला क्वेश्चन 14 नंबर है कि आपका दिया है tan 45 डिग्री अनुपात
tan 60 डिग्री। तो tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, अनुपात tan 60 का मान √3 होता है। तो 1 अनुपात √3 जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर में है। देखो इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो बहुत लड़के क्या करते हैं ना, कहते हैं कि मैथ बहुत भारी है, मैथ नहीं समझ में आता है, मैथ फंस जाता है। अगर आप हमारे साथ पढ़ेंगे ना, अभी लाइव क्लास बोर्ड पर पढ़ना, मैं आपको इतना बढ़िया से बताऊंगा ना सब्जेक्टिव, लेकिन मन ही आप लोगों का पढ़ने में नहीं लगता है, पता नहीं क्या हो गया है, या फिर आप लोगों को मतलब मेरे से नफरत है। आप लोग समझ जाना, मैं आपको ना मैथ में इतना चैलेंज देता हूँ, आपको मैथ में ना बहुत अच्छा कर दूंगा अगर आप लोग साथ दोगे तो, लेकिन आप लोग साथ ही नहीं देते हो। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर है कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक के रूप में होगा। देखो एक्स अक्ष पर स्थित, देखो एक्स अक्ष का निर्देशांक सिंपल में समझो, सिंपल में आप लोग समझिए। अगर क्वेश्चन पूछ दिया एक्स अक्ष का निर्देशांक, अभी फिलहाल में वही पूछा है, तो एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है x,0। तो देखो x,0 कहीं दिया, x,0 ऑप्शन नंबर ए में दिया, यही होगा। लेकिन अगर y अक्ष का पूछेगा, y अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, तो गलती से भी ये मत कहना कि सर जी y,0 होता है, नहीं, y अक्ष का पहले 0 होगा फिर y होगा, तो यही दोनों में फ़र्क होता है। तो लड़के क्या करते हैं, गलती तो कर ही देते हैं, बट कोई बात नहीं है, मैं समझा दिया तो अब नहीं गलती करेंगे। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1 अनुपात और √3 क्या है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। कह रहा है एक छड़ और उसकी छाया। मानते हैं दोस्तों एक छड़ खड़ा है, और कोई भी चीज़ खड़ा होता है तो उसका छाया या तो इधर बनेगा या तो इधर बनेगा, मतलब धरती पर ही ना छाया बनेगा। तो मानते हैं ये हमारा धरती है, धरती पर छाया बन गया। तो कह रहा है कि पहले लंबाई कहाँ है, तो लंबाई हमारा 1 हो जाएगा और हमारा छाया का अनुपात √3 हो जाएगा, और यहाँ से जो बनेगा ना, और यहाँ पर जो थीटा बनेगा उसी का मान निकालना। और आपको पता है ये P होगा, ये B होगा, ये H होगा, तो पी बी का काम लगेगा, क्योंकि P का मान 1 है, √3 और B का मान है, तो P और B के रूप में ना tan और cot का मान होता है। तो सिंपल में दोनों में से कोई ले सकते हैं, tan या फिर cot ले सकते हैं। तो मैंने tan लिया, और tan बराबर P/B, तो P का मान हमारा इधर 1 है तो 1 होगा, B का मान हमारा इधर क्या है, √3 है तो √3 हो जाएगा। और आप सभी को पता है इधर tan थीटा हो जाएगा। अगर दोस्तों हमको थीटा का मान निकालना है तो इधर से tan को कटाना पड़ेगा, लेकिन tan कैसे कटेगा, आपको ये पता होगा ना कि 1/√3 tan कितना का मान होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पर tan 30 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि tan 30 का मान 1/√3 होता है, इसलिए। अब यहाँ से tan आराम से कट जाएगा ना, तो थीटा बराबर हमारा 30 डिग्री मिल जाएगा, हमारा गलती नहीं होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो थीटा का मान 30 डिग्री मिल गया ना, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ ना, तो अगला क्वेश्चन याद रखना, हमेशा जिंदगी भर ये फार्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा। मूल बिंदु से किसी भी बिंदु r जैसे दिया है -x, y की दूरी क्या होगा। तो मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी ज्ञात करना होगा ना, तो आप लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई करना। ये वाला फार्मूला ऑलरेडी दोस्तों ये फार्मूला है, बट यहाँ पर दोस्तों -x का स्क्वायर करोगे ना तो x स्क्वायर ही होगा, y का स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर ही मिलेगा। इसलिए हमारा जो फार्मूला है और फार्मूला के रूप में ही इसका आंसर मिल जाता है। ऑलरेडी फार्मूला यही है और आंसर भी यही मिला है, क्योंकि r बिंदु दिया है। अगर दोस्तों मानते हैं कि r का जो मान दिया है -3, y, अगर यहाँ पर -x, y है, अगर वहाँ पर -3, 2 रहे तो कैसे बनेगा, -3, 2 रहे तो कैसे बनेगा, तो कुछ मत करना, ये फार्मूला यही लगाना, x के जगह पर -3, तो -3 का स्क्वायर 9 और प्लस में y की जगह पर 2 का स्क्वायर 4, तो 9 4 13 अंदर रूट में आंसर मिल जाता। लेकिन यहाँ पर x के ही रूप में ना, x, y के रूप में, चाहे वो माइनस में हो या फिर प्लस में हो, तो फिर भी आपका वैसे ही मिलेगा। अब यहाँ पर जो आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, ये 18 नंबर क्वेश्चन है। बिंदु P दिया है 5,7 और दिया है Q 8,11 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, आपको दूरी सूत्र का फॉर्मूला पता है ना, दूरी सूत्र का सबको फॉर्मूला पता होगा, x2 - x1 का दी होल स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है y2 - y1 का दी होल स्क्वायर। मतलब कि आप क्या करेंगे, दूसरा में से इधर का पहला और इधर का पहला, आप इधर में से इधर घटाइए, यानी कि 8 में से 5 घटाइएगा 3 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करिएगा 9 मिल जाएगा, प्लस 8 में से 7 घटेगा 4 मिलेगा, 4 का स्क्वायर करिएगा 16 मिलेगा। अब 16 9 को जोड़ दीजिए 25, 25 का वर्गमूल निकल जाएगा 5, मतलब कि आपका 100% आंसर क्या मिलेगा, तो 5 ही मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर आपको बी नंबर में दिया गया है। एनी डाउट नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर। ये क्वेश्चन है
कि वाई रेखा वाई बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। आप ए बी सी डी में आप देखिए कि कहाँ पर वाई का मान 4 है। एक्स का मान कुछ भी हो लेकिन वाई का मान बस 4 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी में ही हमको दिख रहा है 2 का मान 4, यानी कि इसी में आपका वाई का मान 4 है। एक्स का मान कुछ भी रहे चलेगा, लेकिन आप ऑप्शन नंबर ए को देखिए वाई का मान 2 है ए में, सी नंबर में देखिए वाई का मान 0 है, डी नंबर में तो दिया ही नहीं है। तो जिसमें भी वाई का मान आपका सेम मिलेगा, यानी कि वाई का मान जिसमें 4 है वही हमारा आंसर होगा, बाकी कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, मूल बिंदु के निर्देशांक कौन होंगे। देखो मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, इसे आप लोग को याद करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है ना 21 नंबर, ये क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्रकृत संख्या। देखो सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1 होता है, क्योंकि प्रकृत संख्या 1 से ही शुरुआत होता है, इसलिए हमारा सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1 ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगला क्वेश्चन आपका है 22 नंबर, ये क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखो बाबू रूट में 5 है, ये आपका परिमेय नहीं होगा, क्योंकि रूट में जो भी संख्या रहता है ना वो परिमेय नहीं होता है, अपरिमेय होता है। ये सी नंबर में भी रूट दिया है, डी नंबर में भी रूट दिया है, ये भी हमारा नहीं होगा। इन बी सी डी में से कोई नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में भी रूट है, लेकिन 25 का वर्गमूल निकल जाता है 5 बार में। अब देखो अब 5 रूट में है, नहीं है ना, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। ऐसा भी आप लोग को देखना पड़ता है। अब अगला ही क्वेश्चन देखिए आपको पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, मतलब कि इसमें अपरिमेय बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिख रहा है ना 1.3 पर वार दिया है, तो जहाँ पर भी ऊपर वार का चिन्ह दिख जाए ना तो समझ जाना है कि ये हमारा परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय है। अब देखिए बी नंबर में रूट में तो दिया है, लेकिन इसका वर्गमूल निकल जाता है 4, तो ये भी हमारा क्या बन जाता है, परिमेय बन जाता है। तो अब देखिए अब डी नंबर में देखिएगा √5 गुणे √5 केवल 5 मिलता है, और 5 भी हमारा क्या बन जाता है, परिमेय, क्योंकि ये रूट से बाहर है। लेकिन अब मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी का, 9 से 27 कटेगा, 3 बार में कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ऊपर 1 बचेगा, ऐसा बचेगा, ऊपर में 1 बचेगा, नीचे 3, तो 1 का वर्गमूल 1 मिल जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 मिल जाएगा, बट √3 वर्गमूल नहीं निकलेगा उसका √3 का, तो इसलिए √3 हो जाएगा। और √3 आपका रूट में आ गया ना, तो ये हमारा नहीं होगा, मतलब कि सी नंबर हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये हमारा अपरिमेय नहीं होगा। मैंने अभी निकाल कर आपको दिखा दिया। अब अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ ना 24 नंबर क्वेश्चन है, यदि P और Q 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा क्या होगा। यानी कि देखो अभाज्य संख्याओं का मौसा 2 हो या फिर 2 से अधिक हो, अभाज्य संख्याओं का हमेशा मौसा क्या होता है, एक ही होता है, HCF। और 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में ना 2 नंबर के भी आते हैं, लेकिन 2 नंबर का आएगा तो उसको मानकर आपको बनाना पड़ेगा, 2 समीकरण निकालना पड़ेगा, फिर दोनों में से दोनों बड़ा में से छोटा को घटाना पड़ेगा, तब जाकर आप P बटे Q के रूप में लिख पाएंगे। लेकिन इसका शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, 0.13 है ना, तो देखो आपको कुछ नहीं करना, जो भी अंक दिया गया है आप उसको लिख लेना, 0.13 आप लिख लेना, दशमलव को हटा देना, 0.13 लिख देना, ओके। अब माइनस का चिन्ह देना। अब आपको बताना है दशमलव के बाद कितने अंक है, तो दशमलव के बाद 0 अंक है, जो भी अंक होगा उसी को घटा देना। तो दशमलव के बाद हमारा 0 अंक है तो 0 घटाएंगे, 2 होगा 2 घटाएंगे, 20 होगा 20 घटाएंगे, 25 होगा 25 घटाएंगे, लेकिन 0 है तो 0 घटाएंगे। अब बाटा करेंगे, कितने अंक के ऊपर माइनस वाला चिन्ह दिख रहा है, मतलब कितने अंक के ऊपर वार का चिन्ह है, तो 2 अंक है, 1 और 3, 2 अंक है, 2 अंक के ऊपर वार का चिन्ह है, तो नीचे आप लोगों ने 2 को 9 दे देना, बट हो गया आपका आंसर हो गया। अब 0.13 यानी कि 13 में से 0 घटाइएगा 13 मिलेगा, और बाटा में 99, बाटा में क्या हो जाएगा 99, और 13 बटे 99 आपके पास ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है, यही आंसर मिल जाएगा। कोई गलती नहीं काटेगा, जो गलती काटेगा मेरे पास भेज देना, मैं आप उसको समझा दूंगा अच्छे से कि गलती आप क्यों काट रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर है कि 18 तथा 72 का मौसा क्या होगा। देखो जब एग्जाम में ऐसा मौसा पूछे ना, अब ये मत समझना और ये मत सोचने लगे ना कि कौन सा तरीका से बना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप रफ पर कर लेना, रफ पर करना, बचपन वाला तरीका इस्तेमाल करना। 72 का अगर मौसा निकालेंगे तो 18 चौके 72 हो जाएगा, ये 72 4 बार में कट ही जाएगा, मतलब कि यही हमारा जो 18 है ना, यही हमारा मौसा का काम करेगा। तो 18 आपका मौसा मिल गया। अब इसको फैक्टर तोड़ना, छोटे छोटे भागों में बांटना, ये मूर्खता आप लोग मत करिएगा। आप ना अपने रफ कॉपी में पीछे पेज पर ना आप रफ करके फटाक से बचपन वाले तरीके से निकाल सकते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव जितना इजी तरीके से बना लो उसमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन सब्जेक्टिव में अच्छे से बनाना है। अब देखो अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ ना, ये क्वेश्चन है √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या है। इसका आंसर बहुत लोग गलत बता देते हैं, बहुत लोग इसका फैक्टर ही तोड़कर बता देते हैं। देखो बहुत लोग पता है क्या करते हैं, देखो √12 है ना, तो √12 को अगर हम तोड़ेंगे ना तो 2 गुणे
3 मिलेगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, 2 का एक जोड़ा निकाल लेते हैं, वो तो निकल जाएगा ठीक है, और √3 दे देते हैं और बोलते हैं ना 2√3 मिल जाएगा √12 का परिमेयकरण गुणांक, बल्कि वो नहीं होगा। परिमेयकरण गुणांक पूछा है तो जो √3 है ना यही हमारा परिमेयकरण गुणांक होगा। तो केवल और केवल √3 हो जाएगा, 2√3 नहीं होगा, केवल और केवल √3 होगा। और आप लोग यही टिक लगाना, मैं बता रहा हूँ वही। अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर है, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। मतलब कि आपको ना p के जगह पर 1 2 3 से लेकर अनंत तक मान रखना है और देखना है कि हर स्थिति में सम पूर्णांक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अच्छा ये बताइए, एक आपका सम पूर्णांक है, आपको मैं दूसरा ट्रिक बता देता हूँ। एक क्या आपका ये 1 दिया है वो सम पूर्णांक है? नहीं है, वो सम पूर्णांक नहीं है, मतलब कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब मैं बात करता हूँ ऑप्शन नंबर डी के। ऑप्शन नंबर डी में भी आपको लास्ट में +1 दिया, क्या +1 आपका सम पूर्णांक है? नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब बचा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और सी बचा है। दोस्तों अगर मैं सी के जगह पर सी में p दिया ना, तो p के जगह पर 1 रखूँ तो 1 हमारा सम नहीं है, लेकिन 2 रखूँगा तो 2 सम है, 3 रखूँगा तो 3 सम नहीं है, 4 रखूँगा तो 4 सम है। मतलब कि कभी सम कभी विषम, कभी सम कभी विषम मिल रहा है, मतलब कि ये भी हमारा नहीं होगा। मिलेगा तो सबका सम ही मिलना चाहिए, सब सम मिलेगा, सम संख्या। और ऑप्शन नंबर ए को मैं बात करूँ तो अगर p के जगह पर 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा, 2 रखेंगे 4 मिलेगा, 3 रखेंगे 6 मिलेगा, 4 रखेंगे 8 मिलेगा, 5 रखेंगे 10 मिलेगा। मतलब कि हर बार आपका क्या मिलेगा? सम संख्या मिलेगा। 2 4 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 ये सब आपका मिलते जाएगा। मतलब कि हर स्थिति में आपका क्या मिलेगा? सम मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखो आप जो भी इसमें ए बी सी डी में जितना भी दिया गया है, सबके जो नीचे वाला बाटम है ना, जैसे यहाँ पर बाटम 81 है, बाटम 41 है, बाटम 45 है, बाटम 80 है, तो जो भी बाटम है आप उसका फैक्टर तोड़ना, मतलब कि फैक्टर तोड़ना मतलब कि उसके छोटे छोटे भागों में बांटना। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी अंक आ जाएगा उसके अभाज्य गुणनखंड में, तो समझना कि वो हमारा शांत नहीं होगा। और केवल 2 और 5 मिले, या फिर केवल 2 भी मिले, या फिर केवल 5 मिले, तो वो हमारा क्या होगा? वो हमारा शांत होगा। अब ध्यान से देखिएगा, 81 में 9 आता है और 9 में 3 आता है, 3 तरीका 9 और 9 81, मतलब कि इसमें 3 एक्स्ट्रा आ गया, जबकि मैंने माना किया कि 3 और नहीं आना चाहिए, 2 और 5 ही आना चाहिए, ये हमारा शांत नहीं होगा। 41 दोस्तों, 41 में तो 2 और 5 का नामो निशान नहीं है, तो ये भी हमारा अशांत होगा, ये भी शांत नहीं होगा। और 45 में भी दोस्तों 15 का पढ़ा में 45 आता है 3 बार में, मतलब कि इसमें भी 3 आ गया, तो ये 3 आ गया, तो 3 आना नहीं चाहिए, तो ये नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर डी को देखो ना, 19/80, 80 को तोड़ोगे ना तो 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आएगा। अगर यकीन नहीं तो तोड़ कर देख लीजिए, केवल 2 और 5 ही आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा, तो यही हमारा शांत होगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा है 30 नंबर की, निम्नलिखित में कौन अशांत होगा। अशांत मतलब कि 2 और 5 के अलावा कोई अन्य एक अभी अंक आ जाएगा तो वह अशांत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर आप ए को देखिएगा, 15/400, 400 में दोस्तों 400 का फैक्टर तोड़िएगा 2 और 5 ही आएगा, मतलब कि ये हमारा क्या होगा? शांत होगा, ये नहीं होगा। और 80 है इस यहाँ पर, तो ये भी हमारा शांत होगा। 400 है तो ये भी शांत होगा। और ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा ना, 13/121, 121 में दोस्तों क्या होता है? 11 आता है, 11 × 11, तो दोस्तों 11 × 11 में 2 और 5 का नामो निशान नहीं है, मतलब कि ये हमारा अशांत होगा, तो यही हमारा अशांत हो जाएगा, याद रखना। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यदि थीटा तथा फाई पूरक कोण हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य होगा। देखो पूरक कोण का मतलब होता है, अगर मैं पूछूँ थीटा और थीटा का पूरक कोण क्या होगा, तो आप कहेंगे 90 - थीटा। 90 माइनस क्या होता है? थीटा होता है। थीटा का पूरक 90 - थीटा होगा। अगर मैं कहूँगा कि 30 डिग्री का पूरक बताइए, तो 90 में से 30 घटा देना 60 मिल जाएगा, 60 आपका पूरक मिल जाएगा। 30 में से 90 में से 30 घटा देना 60 मिलेगा, 60 आपका पूरक हो जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों कह रहा है ना, थीटा और फाई, यहाँ पर थीटा तथा फाई दोनों पूरक है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ, अगर यहाँ से मैं कॉस कटाऊँ तो थीटा बराबर फाई मिल जाएगा, जबकि थीटा बराबर क्या मिलना चाहिए? या तो 90 - फाई मिलना चाहिए, नहीं तो फाई बराबर 90 - थीटा मिलना चाहिए। तो ये हमारा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर है। सी नंबर में भी साइन कटेगा तो बराबर हो जाएगा, डी नंबर में भी साइन टेन कटेगा तो बराबर हो जाएगा, ये नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ऑप्शन नंबर में बी की बात करूँ ना, वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सेक आपका थीटा है ना, तो सेक थीटा बराबर कौशेक कोना, आप ऐसे लिख सकते हो ना, सेक 90 - फाई, क्योंकि सेक 90 - फाई बराबर कौशेक फाई होकबे करेगा। यहाँ पर फाई कर दीजिए, ठीक फाई है ना, थीटा नहीं बल्कि फाई कर दीजिए। अब सेक से कटेगा तो थीटा बराबर आपका 90 - फाई, जो
जो आपका थीटा और फाई का पूरक हो जाएगा। तो देखो मिल गया ना आपका पूरक, मतलब कि हमारा जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा बी नंबर वाला, इसे याद रखना। अगला दोस्तों क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री। इसका तो आंसर आप लोग आंख मूंद कर एक पट्टी के लगाना, किसी पर विश्वास मत करना, आंख मूंद पर एक पट्टी के लगा देना। 33 नंबर क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा। बहुत लोग सोच जाएंगे सर जी साइन स्क्वायर 75 और साइन स्क्वायर 15 डिग्री मान आपने क्यों एक टिक लगा दिया। देखो उसका भी मैं ट्रिक बता देता हूँ। देखो मैंने उसका एक ट्रिक बताया था कि अगर 75 और 15 को जोड़ोगे 90 मिल गया तो समझ लो उसका मान 1 मिलेगा। अब समझ गए ना, अब जोड़ना 90 15 को, अगर जोड़ लो देख लो, अगर 90 मिल गया तो उसका आंसर पक्का आपका 1 मिल ही जाएगा। और 33 नंबर क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये तो फार्मूला है जो आपको याद करना पड़ेगा। इससे बनता है फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से हमारा फार्मूला बनता है, तो उस फार्मूला पर ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। यहाँ पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है ना। क्वेश्चन नंबर 34 है कि 2 sin स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो देखो ब्रैकेट में ना साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन कॉस स्क्वायर थीटा, और उसका मान तो 1 होता है, तो 1 और गुणा में 2 है, तो 1 × 2 यानी कि 2 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही उत्तर मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कितना ईजी है, 35 नंबर क्वेश्चन है 5 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 5 cot स्क्वायर थीटा। तो बीच में दोस्तों दोनों में 5 है ना, तो 5 कॉमन ले लीजिएगा ना, तो आपका ब्रैकेट में बचेगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। और आप सभी को एक चीज़ पता होना चाहिए ना कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 होता है, तो मतलब कि 5 × 1 मतलब कि 5, यानी कि आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर वाला। समझ में आ गया ना। अब मैं बात करता हूँ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, यदि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री तो कॉस अल्फा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले काम करिएगा, 3 से 180 कट जाएगा कितना बार में, 60 बार में ना, 3 × 6 = 18, तो आपका अल्फा का मान मिल गया 60 डिग्री। अब कॉस अल्फा की जगह पर 60 रख दीजिए तो कॉस 60 मिल जाएगा। और कॉस 60 डिग्री का मान तो आपको पता है क्या होता है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, तो 1/2 ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा सी नंबर। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन है, यदि a साइन थीटा बराबर 1, b कॉस थीटा बराबर 1, तो tan थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ से साइन थीटा निकाल लीजिए, साइन थीटा निकालिएगा तो 1/a मिलेगा, कॉस थीटा निकालिएगा तो मिल जाएगा आपका 1/b। और आपको पता है ना tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा और बटे में आपका कॉस थीटा होता है, यही ना होता है। तो साइन का मान 1/a और कॉस का मान 1/b है, मतलब कि आप b को ऊपर ले जाकर गुणा करिएगा तो b/a मिलेगा। और b/a आपको ऑप्शन नंबर बी नंबर में दिया है, a/b मत टिक लगाना नहीं तो गलती हो जाएगा, b/a होगा आपका आंसर। अब मैं बात करता हूँ अगला क्वेश्चन, यही हमको लगता है कि लास्ट क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन, नीचे आंसर भी है। अगर आपको PDF चाहिए ना तो ये मैं आपको दे दूंगा, ये कर लेना। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर लेना और वहाँ से ये सब आपको मिल जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, 1/√3 किसका मान होता है। tan 30 डिग्री का होता है ना, tan 30 कहीं दिया है, हाँ देखो यहाँ पर बी नंबर में दिया है ना, यही हमारा हो जाएगा, क्योंकि tan 30 का मान 1/√3 होता है, हम लोग याद किए हुए हैं सारणी से। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग जाकर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे चुके हैं ऑलरेडी।